नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी कलाकार को उसकी कला द्वारा ही पहचाना जा सकता है, फिर वो कला कोई भी हो सकती है। कला एक प्रकार का नशा है जो जीवन की कठोरता को कम करता है। हम सब के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर है, लेकिन जब किसी एक ही व्यक्ति के अंदर कई सारी प्रतिभाएं हों तो उस व्यक्ति को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहाँ दो लाइनें कहना चाहेंगे कि जिनके हुनर में कुछ बात होती है, उनके हुनर की मिसाल हर जगह दी जाती है। तो आज एक मुलाकात बासु कुमार जी के साथ। बासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हालांकि दर्शकों को हम बता दें कि आप वैसे तो प्रोफेशनली आर्ट टीचर हैं। जी जी। और साथ ही नाटक, थिएटर और रचना, साहित्य, कवि, इन सब चीज़ों से शौकिया रूप से जुड़े हैं। तो आपकी पैदाइश, स्कूलिंग सब कहाँ से हुई? मेरी पैदाइश यहाँ अंडमान में हुई। स्कूल में शुरुआत हमारी अबरडीन स्कूल, वहाँ से फिर बॉयज़ स्कूल। ये दो स्कूल मैंने यहाँ से पढ़ाई 12th वहाँ से कंप्लीट करी। उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है, मैं कॉलेज से यहाँ पहले पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वहाँ मैंने BA सेकेंड ईयर तक किया। उसके बाद वहाँ से फिर मैं इसके लिए आर्ट्स कॉलेज, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया पेंटिंग से। जी, तो जैसे हमने बताया कि आप प्रोफेशनली आर्ट टीचर हैं। जी जी। तो हर चीज़ को जब आप कैनवस पर उतारते हैं तो एक तरफ तो ये रंगों का ढेर, ब्रश, रंग बिरंगी दुनिया, और दूसरी तरफ ये लेखन का क्षेत्र, दोनों का शोर बिल्कुल अलग है। तो कैसे रुझान इस तरफ हुआ? रंगों का जो है वो मैं बाद में आया हूँ, लेखन पहले था। अच्छा। तो कविताएं मैं जब स्कूल में मैं पढ़ा करता था तब से मैं कविताएं लिखा करता था। फिर मैं थिएटर में आया और उसके बाद ही मैं फिर इस पेंटिंग का शौक भी रहा, लेकिन वैसे उतना नहीं था। लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो रुझान, जो शौक था, वो मुझे आर्ट्स कॉलेज में जाने के बाद में कंप्लीट हुआ। तो वहाँ से मैं फिर प्रोफेशन इसमें आर्टिस्ट कहा जाए तो प्रोफेशनली मैं पेंटर हूँ, लेकिन मन से जो है मैं पोएट हूँ। तो आप अपनी पेंटिंग्स में किन चीज़ों को ज़्यादा दर्शाते हैं? वैसे कोई ऐसी नहीं है कि कोई पेंटिंग में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं काम करूं। मैं किसी भी सब्जेक्ट पे, लैंडस्केप भी बना रहा हूं मैं, और उसमें कई तरह की माध्यम है, जैसे वाटर कलर है, वाइल्ड कलर है, एक्रिलिक कलर। इसमें मैं कई चीज़ों में काम करता हूं। मीडियम, किसी भी मीडियम में आप काम कर सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात है, आप जिससे भी प्रभावित है। जैसे हम लोग अंडमान में रहते हैं, ज़्यादातर लैंडस्केप बनाते हैं। अच्छा, मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ चीज़ें जो सोसाइटी से जुड़ी भी कई चीज़ें ऐसी होती है जिससे मैं प्रभावित होता हूँ, तो उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। उस पर भी मैं बहुत सारी पेंटिंग बनाता हूँ। तो आप किससे कैसे प्रभावित होते हैं, और वो आपके रंग में हो, या आपके शब्द में हो, या आपके थिएटर में हो, वो कहीं से भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकती हैं। आपने कहा आप थिएटर से भी जुड़े हैं, तो कब से जुड़े हैं वो चीज़ें हम बाद में पूछेंगे। उससे पहले आपकी कुछ रचनाएं सुनना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर। एक रचना है कि बसंत। बसंत तू आ इन धोबियों के धोबी घाट में, बसंत तू आ इन धोबियों के धोबी घाट में, उनके उच्छ्वासों में नहीं मिलती उन्हें बसंत की छोटी सी घाट किसी भी ऋतु में। आज भी सूखते हैं इनके पसीने धूप में, आज भी सूखते हैं इनके पसीने धूप में, भीगते हैं बारिश में, ढोते हैं शहर के मैले कपड़े, कविता की तरह बसंत की तलाश में। मिल जाएंगे मैले और मुछड़े हुए हर शहर की नेम प्लेट में ठुकी हुई कील की तरह। मिल जाएंगे मैले और मुछड़े हुए हर शहर की नेम प्लेट में ठुकी हुई कील की तरह। सड़क के आसपास, किसी वृक्ष के नीचे, या बड़े बड़े अपार्टमेंट में, सीढ़ी के नज़दीक या ठेले गाड़ी के ऊपर, पूरा का पूरा कुनबा। क्या बात है। क्यों हमारा बसंत सबके बसंत से अलग है, क्यों हमारा बसंत सबके बसंत से अलग है, बसंत इतनी मैली क्यों है, पूछते हैं उनके बच्चे हर बार बसंत के आने पर। तो इस कविता को किस माहौल में लिखा था आपने? ज़्यादातर यहाँ भी देख रहा हूँ और मेलैंड में भी देखता हूँ, जो ठेले गाड़ी में लोग, वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करता था वहाँ भी मैंने देखा हूँ कि कई बार जो है ये पूरे कुनबे के साथ में अपने पूरे
उसके साथ में चलते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ रहते हैं, वहाँ काम दाम करते हैं, तो वहाँ से फिर उनका खाना बदोश वाली ऐसी रहती है। कई बार तो एक ही जगह टिक जाते हैं वो, और कई बार ऐसा ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि कहीं किसी बिल्डिंग के आसपास ये लोग दिखाई देते हैं। तो उससे मुझे लगा कि हाँ भाई ये भी एक ज़िंदगी है, और इस जीवन को भी हम अपनी कविता में उसको दिखा सकते हैं, लोगों को पता चले कि इनकी ज़िंदगी भी कैसी है। जी, क्योंकि ये जो बसंत ऋतु है कहीं ना कहीं मुख्य भूमि। हाँ, बसंत एक्चुअली क्या है कि ये खुशहाली की बात है, लेकिन क्या बसंत हम दूसरे रूप में देखते हैं इनको। बिल्कुल। उनकी जीवन का बसंत कहाँ है, उन बच्चों का बसंत कहाँ है। यहाँ तो ये बातें हम यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि वो बसंत कहाँ है, जो बच्चे पूछते हैं कि हमारा बसंत का महिला क्यों है इतना, उनकी ज़िंदगी इतनी संघर्ष में, इतनी दुखदाई क्यों है, क्यों नहीं हमारे साथ में हमारे लिए अच्छे बसंत आते हैं। तो ये बसंत में मैंने कई सीरीज लिखा है, कम से कम कई सीरीज है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो कितने साल हो गए उससे जुड़े हुए, कब आप थिएटर से जुड़े और क्या क्या चीज़ें आपने की? शुरुआत मैंने रामलीला से शुरुआत की है। पहले मैं वहाँ जाता था, देखने का शौक़ था, तो वहाँ बैठा करता था और वो सब देखते थे। और यहाँ हिंदी साहित्य कला परिषद में ही रामलीला होता था, तो वहाँ मैं धीरे धीरे फिर उनसे जुड़ने लगा बचपन में ही, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उस समय कई लोग थे, जैसे नरेश भाई थे, उनके पिताजी सरजूलाल वो थे, ये सारे लोग थे, मैं और भी बहुत सारे लोग थे। उस समय जब ये परिषद में जब ये रामलीला हुआ करता था, कई लोग जुड़े थे, तो उस समय एक गेट टुगेदर हुआ करता, बहुत अच्छा माहौल हुआ करता, रिहर्सल होती थी, हम लोग बातें करते थे, और फिर एक परिवार वाली माहौल हुआ करती थी। तो वहाँ से मैंने छोटे छोटे जो कैरेक्टर है वो मैंने शुरुआत की वहाँ से। बाली साहब थे जो बाद में यहाँ उसके सेक्रेटरी थे, फिर रिटायर हो गए, अब तो खैर है नहीं। और भी कई लोग थे, जिसमें राजेश जी थे और बहुत सारे लोग थे, खान साहब थे, एक इस्माइल खान, ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिनके मुकेश ला, ये सारे लोग थे जिनके हम लोग सब मिलकर एक साथ क्या काम थे उस समय रामलीला। तो आपने कहा कि आपने डायरेक्शन भी किया है, जी। और प्ले में भी रोल किया है आपने, रेडियो के लिए नाटक भी आपने लिखे जो प्रसारित हो चुके हैं, और वो वक्त ऐसा था कि जब लोग नाटकों को बहुत चाव से सुनते थे। जी। तो क्या लगता है कि जो पहले जो नाटकों का जो माहौल था उसमें अभी कितना परिवर्तन आया है? क्योंकि जाहिर सी बात है समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है, और काफी परिवर्तन भी आया है। परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। जी, काफी बदलाव आया। पहले उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग शौकिया करते थे और ये, लेकिन अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों को समझ रहे हैं। बिल्कुल। NSG की वर्कशॉप हो रही है यहाँ पे, उससे लोगों को पता चलता है कि भाई हम थिएटर कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं, और उसको किस तरह से हम उसको करें। तो बहुत सारी चीज़ें, एक बदलाव आया, लोगों की रुझान बढ़ी उसमें। और लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि जितना होना चाहिए थिएटर, वो उतना नहीं हो पा रहा है। कुछ और बहुत सारे उसकी मजबूरियां हैं कई बार। अब देखिए मेल एंड में क्या होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो काम तो करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, और उसके साथ साथ नौकरी भी करते हैं और शाम को यहाँ करते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी, बहुत दूर दूर रहते हैं, शाम को आना मुश्किल होता है, कई और मजबूरियाँ होती हैं, तो सही तरीके से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है थिएटर। तो थिएटर अगर और हम कोशिश करें, बहुत पहले बहुत हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो भी लोगों के सामने मजबूरियाँ होंगी, बहुत इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नौकरियाँ हैं, बहुत सारी और भी घरेलू प्रॉब्लम, इसकी वजह से इतना कम हो गया थिएटर। लेकिन अभी भी कई जगह अच्छे नाटक हो रहे हैं। जी, तो अभी भी आप जुड़े हुए हैं थिएटर से? जी, जरूर जुड़ा हूँ मैं। आपने कुछ सेवाएं दूरदर्शन को भी दी हैं, दूरदर्शन पोर्टल में भी आपने। बहुत पहले जब दूरदर्शन यहाँ शुरुआत हुई थी, उस समय दास साहब थे यहाँ के डायरेक्टर। तो उस समय जैसे आज जो कास्टिंग करते हैं वो सब करते हैं, तो मैं हाथ से लिख के दिया करता था। और जो दूरदर्शन की जो लोगो है उसको मैंने हाथ से बना के यहाँ दिया हुआ। अच्छा। उस समय CG नहीं हुआ करता था, तो उसके बाद में फिर अपनों, तो मैं एक प्रोग्राम होता है तो उसको कम से कम 10 15 जितने कास्टिंग होते हैं सबका एक पूरा फ्रेम में एक नाम जा रहा है, तो वो पूरा बैठ के मैं लिखा करता था उस समय।
तो कितना कठिन होता था वो बहुत काम बहुत, करना, क्योंकि अभी पूरे तो पूरे उसके जो होता है कि सारे फ्रेम में एक जैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड एक जैसा होना चाहिए, उसकी जो राइटिंग है वो एक जैसा होना चाहिए, और एक फ्रेम में एक ही नाम आता है। जो भी कास्टिंग है, जब अगर कैमरा का तो कैमरामैन का वो आ रहा है, उसके असिस्टेंट वो अलग जा रहे हैं, जो आर्टिस्ट है उनके नाम अलग, पूरे एक फ्रेम में एक एक जा रहा है। तो ऐसे करके मैंने कम से कम 20-30 एक प्रोग्राम में जाता था, तो काफ़ी टाइम लगता था। अच्छा, अभी अक्सर पहले जब बच्चों की अगर बात करते हैं तो जी, पहले मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में कार्टून, एक एक कॉर्नर में कार्टून जी जी हुआ जी करते जी थे, जी और बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो मनोरंजन तो था ही, जी साथ ही ज्ञान की बातें भी मिलती थी, उससे एक संदेश दिया जाता था जी जी। कार्टून के ज़रिए। तो क्या वो चीज़ें आज की डेट में आप कर रहे हैं या जैसे आप पहले करते थे, क्या समय के साथ कितना परिवर्तन आ गया है उन यहाँ अब चीज़ों में? तो खैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक थी, तो ऐसे ही मतलब ऑफिशियली वो था, तो मैंने शुरू किया वहाँ से कार्टून बनाना, और वो कार्टून यहाँ के जो डेलीग्राम में आना शुरू हुआ था। तो उस समय ये आपका ये आइलैंड फेस्टिवल नहीं हुआ था, उसके बाद आइलैंड फेस्टिवल हुआ, तो मैंने बहुत सारे कुछ कार्टून हैं उसमें बनाया था, जिसमें वक्कम पुरुषोत्तम जी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी थे, तो उनका भी मैंने बनाया कार्टून, और बहुत अच्छा वो रहा कि मतलब आइलैंड ऑन दी मार्च उसका कैप्शन दिया था मैंने, और वो मतलब जैसे वो पूरे मार्च करके जा रहे हैं पूरे विकास का एक तो उस तरह से कैप्शन था। तो ऐसे कुछ कुछ और कैप्शन थे जो लोगों ने बहुत पसंद किया उस कार्टून को। तो इस बीच एक और रचना आपकी सुनना चाहेंगे? हाँ जरूर। ये कैसी साजिश है किनारों की, ये कैसी साजिश है किनारों की, कि दूर तलक हवाओं ने सरगोशी की, लहरों की करतल ध्वनि पर ये कैसी साजिश है दरारों की, कि कांप रहे थे रेत के स्वप्न, धवस हो रही थी मछलियों की हंसी, ये कैसी साजिश है कहारों की, कि मुस्कुरा रही थी अंधेरे में अवेली, और छींक रही थी डोलियों की खामोशी, ये कैसी साजिश है बहारों की, कि गुजर गए यूं ही उस रास्तों से जहां थी सिर्फ मुफलिसी ही मुफलिसी। क्या? बस बहुत हुआ साजिशों के बयान, बस बहुत हुआ साजिशों के बयान, संभलो संभ्रांत कटीले झाड़ों के आदतन षड्यंत्र, तुम शिकायतों के वनों में अपने ही दलीलों के इर्द गिर्द एक मुस्त उलझ जाओगे, और अपने जन्मदिन पर मरसिया के गीत गाओगे। ये समुद्री पक्षियों के कोलाहल, कर दो उद्घोषणा की वर्जित सीपियों के गर्भ में काली मोतियों का प्रवेश। ये भयानक नौकाओं, बजाओ तुम आसमानी बिगुल प्रलय के स्वागत में। वो छोटे छोटे रंगीन लोरियों की सौगातों, न्योता बांट दो अपनी उपस्थिति का उन मुर्दे लोगों के बीच जो जिंदा हैं पर मरे हुए, ताकि झूमते बच्चों की किलकारी की बाहों में फवारे की तरह जीना सीख सके। और पके हुए आमों की खुशबुओं सपनों की नींद में फैल जाओ, अपने रंगीन पंखों के सहारे फिर से प्रेम के गीत लाखों करोड़ों घरंदों की खोख में सम्मान से आंखें खोल सके। जुगनुओं के प्राचीन रोशनियों, जुगनुओं के प्राचीन रोशनियों, हवाओं की पेशानी पर लिख दो कि पहल करने की पारी अब हमारी है। मिट्टी के संस्कारों की ताकत अब हमारी है, परागों की जज्बाती मोहब्बत अब हमारी है, पसीने की जद्दोजहद की कीमत अब हमारी है, परिंदों के जलसे की इंतजामात अब हमारी है, खिलौनों की दुनिया की ताजीरात अब हमारी है, सितारों की चमक की सल्तनत अब हमारी है, हर हौसर और हर सफ़र की वाक़ियात अब हमारी है। जब आपने लेखन शुरू किया तो प्रेरणा किसने दिया आपको, आपके आदर्श कौन रहे? लेकिन शुरुआत मुझे किताबें पढ़ने का और इस तरह के शौक़ का जो मुझे पड़ा वो मेरी माँ से पड़ा। यहाँ पहले नेताजी ग्राउंड हुआ करता, वहाँ एक पुस्तक भंडार हुआ था, गणेश पुस्तक भंडार, परशुराम जी की थी, तो वहाँ मैं बैठ के पढ़ा करता था, छोटे थे हम। तो मेरी माँ ने वहाँ एक किताब, मुझे वहाँ से किताब पढ़ने की शौक़ मुझे पड़ा। तो पहली किताब मैंने पढ़ा चंपक, तो वहाँ से फिर कहानियों का रुझान पड़ा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कविताओं की तरफ आया, तो फिर कुछ संस्था मतलब लोगों से मिला जुला, तो लोगों ने मुझे बताया कि भी कविताएं कैसे होता है, तो फिर कविताएं की किताबें मैं पढ़ी बहुत सारे लोगों की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दास सकना है, केदारनाथ सिंह है, कृष्ण जी हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने किताबें पढ़ी है, मुक्तिबोध है, तो इस सारे लोगों की मैंने, धूमिल जी हैं, इन सारे लोगों की किताबें, उनकी शैलियाँ। तो उसके बाद में फिर मैंने एक नई शैली में कविता लिखना शुरू की, और वो बाद में वो नई कविता जो एक प्रयोगवादी कविता है, जिसकी शुरुआत अज्ञे जी ने की थी, इस कविता मतलब नई कविता की जो धारा जो वो थी,
तो उस शैली में मैंने लिखना शुरू किया और आज मैं उसी शैली में लिखता हूँ ज़्यादातर। उसके बाद बीच बीच में मैं कोई नज़्म है, गज़ल है या शेर अपना लिख लेता हूँ। तो कई चीज़ों को मैंने लिखे समझा, लेकिन ज़्यादातर मैं नई कविता में ही लिखता हूँ। आपने कहा कि कई शैलियों में आप लिखते हैं, तो भाषा की वो कौन सी शैली है जिसे आपकी कविताओं में या आपकी रचनाओं में लोगों ने पसंद किया? भाषा तो यही है, नई कविता के उस पर भी मैं ज़्यादातर लिखा हूँ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे काफ़ी इससे एक हिम्मत भी मिली कि पहले मुझे लग रहा था पता नहीं, लेकिन लोगों ने बाहर के जो पोएट थे वो आ रहे, मेरी किताबों में छपती रही, समकालीन साहित्य में मेरी कविताएं छपी और बाहर के बहुत सारे मैगजीनों में छपती रही है और यहाँ भी आकाशवाणी में भी प्रकाश। तो उससे क्या हो कि हाँ मैं भी लिख रहा हूँ और धीरे धीरे फिर उसमें मैच्योरिटी आती गई और मैं उसको करता गया। तो और जानकारी भी मिलती गई, मैं बहुत से लोगों को पढ़ता रहा, उससे भी जानकारी मुझे मिलती रही कि हाँ भाई ऐसे होता है साहित्य। तो साहित्य की एक धारा वो सीखते हैं, दिन भर जीवन भर सीखते रहते हैं। जी, आपने कहा कि आपने हर एक माहौल में लिखा है, तो एक कवि को कहीं ना कहीं एक माहौल की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा समय होता है, कब लगता है आपको कि इस माहौल में मुझे लिखना चाहिए? मतलब माहौल कितना प्रभाव डालते हैं एक लेखक के लिए? माहौल बहुत प्रभावित करता है, कई बार प्रभावित नहीं भी करता है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे उस माहौल को अपने अंदर उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो कविता लिखने की कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि आप, कई बार हम लोग लिखते हैं कविता वो एक 5 मिनट में भी हम लिख ले रहे हैं, कई बार होता है वो बरसों चलता है और वो मंथन होते रहता है और जब लगता है कि हाँ भाई अब ये कविता अपना वो जो पक्के जब निकलना शुरू होता है तो वो अपने आप आ जाता है। ऐसी कोई यही नहीं कि अभी आप किससे प्रभावित हो रहे हैं, पता नहीं किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक पेड़ से भी प्रभावित हो सकते हैं, हवा से प्रभावित, एक घटना से हो सकते हैं, कोई भी चीज़ से हो सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि हम इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस पर हम कविता लिख रहे हैं। कविता अपने आप निकलती है, उसके लिए कोई ये नहीं, कोई ऐसा सही वो नहीं है, धारा नहीं है कि भाई आप कविता इस पर लिख रहे हैं, लिखना चाहिए। कभी भी आप निकल सकता है कविता, कभी भी आप बन सकता है, किसी से भी आप प्रभावित होकर उस पर कविता लिख सकते हैं। तो कविता से आप कितने सालों से जुड़े हैं? मैं काफ़ी सालों से लिख रहा हूँ, लगभग मैं 7th 8th 9th से मैं लिखना शुरू किया और उस समय बस बहुत जानकारी नहीं थी मुझको, कविता लिखने की समझ भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ता गया, बहुत सारी किताबें पढ़ता रहा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता रहा और धीरे धीरे अब जाके मुझे लग रहा है कि मेरी एक पहचान बनी है कवि के तौर पे और एक थिएटर के तौर, जो रंगकर्मी के तौर पे। तो मैं इप्टा से भी जुड़ा रहा, मैं अच्छा। जब मैं पढ़ाई करता रहा लखनऊ में, तो उस समय कैफी आजमी साहब जो है उसके वो प्रेसिडेंट थे इप्टा के। अच्छा। तो मैं उससे भी जुड़ा रहा काफ़ी, तो आज भी बहुत सारे मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ उनसे। तो इस तरह की कई चीज़ों से मैं जुड़ा रहा, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ। कई लोगों से मतलब मुलाकात हुई जो देश के बहुत ही जाने माने और फेमस जो प्रसिद्ध जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं या गीतकार हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत होना। तो उससे और थिएटर के ज़रिए भी हम काफ़ी लोगों से मिलते रहे, तो वो भी एक प्रभाव करता है कि हाँ अपने काम को और किस तरह से हम ज़्यादा मैच्योर कर सकें। कहते हैं जीवन में सभी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। तो कहते हैं कि जब लोगों का जो शौक़ होता है वो कहीं ना कहीं उस प्रभाव को कम कर देता है। लोग परेशान होते हैं तो जिसे संगीत सुनने का मन होता है वो कहते हैं कि आप संगीत सुनिए, थोड़ा सा माहौल में चेंजेस आएगा। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपके इतने सारे शौक़ हैं, तो कैसे उस कठिन परिस्थिति में कैसे ये सारी चीज़ें कैसे कम करती हैं? मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि वो कविताओं में अच्छा आ सकता है, तो मैं फिर कविता उसमें उस भाव को कविता में ढालने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है नहीं ये पेंटिंग में मेरी ये भाव बहुत अच्छी आ सकते हैं, तो मैं पेंटिंग में करता हूँ। या फिर मैं अगर मुझे लगता है कि हाँ नाटक मैं लिख रहा हूँ तो उसमें नाटक में शायद मेरी ये चीज़ें आ सकती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई कविता वाली जो है मैं नाटक में लाऊँ, ये नाटक वाली मैं उसमें लाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कि ये यहाँ पे मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं उस पर काम करता हूँ। तो जो उन दिनों का जो माहौल था उस बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल हुआ करता था उन दिनों में जब आप साथ में काम करते थे, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कोई प्ले हो, चाहे वो ड्रामा हो, कोई भी चीज़ हो?
हाँ, जहाँ रेडियो की बात करते हैं तो जब पुरानी यहाँ पे स्टूडियो हुआ करता था और ये बगल में कैंटीन हुआ करता था, वहाँ हम लोग रिहर्सल करते थे, चाय समोसा चलती थी। और एक बहुत मज़ेदार उस समय राज जी थे, वो नाटक करवाया करते जो आकाशवाणी में उद्घोषक रहे हैं, बहुत सीनियर, वो नाटक करवाया करते थे। तो वहाँ बैठते थे, एक पारिवारिक माहौल था एकदम, और रिहर्सल करते थे, कम से कम 7-8 बजे तक हम लोग करते, शाम को बैठ जाते थे। एक अच्छा माहौल रहा, लेकिन अब वो माहौल अभी नहीं मिल रहा है देखने को। अब युवा वर्ग के लिए आप पेंटिंग्स बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल के टीचर हैं आप, बच्चों में क्या माहौल आप देख रहे हैं, जो बच्चों का रुझान है, कविताएं, साहित्य, इस तरफ की बात अगर हम छोड़ दें, अगर हम खाली पेंटिंग्स की बात करें, आर्ट की बात करें, तो बच्चों में क्या लगता है, बच्चों का रुझान इस तरफ है? हाँ, बहुत है, बच्चों का रुझान इस तरफ है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली अभी वो कला उत्सव की एक वो हुआ था, मैं उसमें गया हुआ था, तो वहाँ हम देखा पहली बार बच्चे मिट्टी में काम कर रहे हैं और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। पहला क्या होता था कि बच्चे जो एक ड्राइंग ले लिए, पेंसिल ले लिया, उसमें रंग लगा के अपना जैसा तक कर, लेकिन मिट्टी की जो एक शुरुआत, ये मिट्टी की पहचान लोगों को नहीं हो रही थी। मैंने पहली बार देखा कि बच्चे जो है इतने सुंदर मिट्टी का काम कर रहे हैं, और उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी शैली नहीं कि भाई उस पर काम, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एक शुरुआत अच्छी है बच्चों के अंदर में, और बच्चों का रुझान हर एक काम में देखा हमने, थिएटर में हो या पेंटिंग में हो या स्कल्पचर में हो, रुझान अच्छा है। कुछ चीज़ें सर्कमटेंस जो है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, उनको देना चाहिए, वो शायद उसमें थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा बहुत है यहाँ पे बच्चों के अंदर, मतलब उसे निखारने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। इस बीच और हम लोग का भी प्रयास होता है कि हम बच्चों को अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो, जितना हो सके हम उनको वो सारी चीज़ें दें जिससे कि वो आगे बढ़ सके। आपकी कोई पसंदीदा रचना सुनना चाहेंगे? पसंदीदा रचना तो सारी कुछ है, एक लिखा हूँ मैं कि गज़ब अंदाज था उसके गज़ल पढ़ने का, गज़ब अंदाज था उसके गज़ल पढ़ने का, कमबख्त रदीफ और काफिया ही नाशुक्रगुजार निकले। जब भी जुबा बेमुरवत हुई, होठों की तासीर से एक एक बूंद शराब पर दांत मिल रही थी। खामोशी अक्सर गुनाहगार हो जाती है, खामोशी अक्सर गुनहगार हो जाती है, शोर के साजिश पसंद गुफ्तगू से। कहने को इस गलियारे में भीड़ बहुत है, कहने को इस गलियारे में भीड़ बहुत है, पर इस भीड़ में दिखता कोई नहीं है। क्या बात है। अजीब सा शहर हो रहा है, अजीब सा शहर हो रहा है इन दिनों महफिलों में। अपने ही अक्स से पूछ रहा आईना, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, एक सच्चाई आपने कहीं ना कहीं कि मतलब महफिल तो दिख रही है, जी, जी, जी। लेकिन भीड़ का, और उसमें हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, उसमें खो से गए हैं जी। तो ऐसे ही कई चीज़ें प्रभावित होता हूँ मैं, उसमें लिखता हूँ। एक मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा अगर आप वो दे तो। अभी जो चांद पे अभी हमारा चंद्रयान उतरा था, तो उसी पर मैंने एक लिखी थी कि तुझे मालूम क्या आँखों की जस्तजू, ख्यालों के हम सफ़र है मेरे रहबर। तुझे मालूम क्या आँखों की जस्तजू, ख्यालों के हम सफ़र है मेरे रहबर। मेरी खैरियत को पूछते हैं करवटे, मेरी खैरियत को पूछते हैं करवटे, मुश्किलों के दौर क्या है ये आखिर। लम्हे बता रही है दर्द की दास्तां, नींद भी परेशान है तेरे जाने के बाद। मुझे रकीब न समझ मेरी खता क्या है, छुपाना मोहब्बत के उस चांदनी राज। अब तू उतरा है शान से चांद पर, मकदम तेरा सितारों की जहां पर। क्या बात है ये जी। मैं उसी समय लिखा था, ये मेरे कैसे किसी अखबार में, बाहर के अखबार में, सदीनामा, उसमें छपी थी ये। आपने कहा बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। जी जी जी। तो आपने पहले जो कविताएं लिखी हैं वो उसका ज़रिया कुछ और रहा होगा, माहौल कुछ और रहा होगा, प्रभाव कुछ और रहा होगा। समय के साथ तो चीज़ें बदली, आज परिवर्तन किया आपने अपनी रचनाओं में। तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं अपनी खुद की रचनाओं में? मेरी खुद की रचनाओं में बहुत परिवर्तन है। पहले क्या होता था कि हम छोटे थे, बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी, तो तुकबंदी क्या करते थे। तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, जैसे इसकी जानकारी होती गई, तो मुझे पता चला कि नहीं, साहित्य या कविता तुकबंदी नहीं है, एक भाव है जो हम नई कविता में देखते हैं। उसमें भाव की ज़्यादा हम अहमियत देते हैं, ना कि तुकबंदी में। वो ठीक है, भाव है जो
हम जो चीज़ लिखते हैं जिस पर भी, उसको समझने के लिए आपके अंदर में वो एहसास होना चाहिए जो एक कवि लिख रहा है। नहीं तो अगर उसका आप कविता को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस कविता का कोई मतलब नहीं है जी। तो ये है। एक कवि जहाँ अपनी रचनाओं में स्वर भरता है, वहीं दूसरी ओर अगर एक चित्रकार को देखा जाए तो वो अपने चित्रों में सौंदर्य के रंग भरता है। जी जी। तो ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में क्या मायने रखती हैं? जो कवि शब्द से अपने भाव को लिखता है या पोएट ये चित्रकार अपने चित्रों में रंग भरता है, मुझे नहीं लगता कि कोई दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सिर्फ माध्यम का फ़र्क है। चाहे वो डांस कर रहे हैं तो डांस में भी हमें नहीं लगता, वो सिर्फ माध्यम का फ़र्क है। किसी भी माध्यम वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, इम्पोर्टेंस है उस पर हम क्या चीज़ दर्शा रहे हैं, क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं और वो दर्शकों को या समाज को हम क्या मैसेज उससे दे रहे हैं, इतना ही फ़र्क है। कोई मुझे नहीं फ़र्क समझ में आ रहा है कि भाई ये रंग का है तो ये एक अलग माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक हमारा। अब एक आखिरी सवाल, आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरे काम को सम्मान दे रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वैसे सम्मान तो मुझे मिली है, मैं जूनियर फेलोशिप ले चुका हूँ और भी कई मुझे वो सम्मान मिल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि आपकी काम को लोग सराह रहे हैं, आपके काम को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक कलाकार का सम्मान होता है। तो बासु जी, आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो दर्शकों, हम सभी के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, ज़रूरत है तो केवल उन्हें बाहर निकालने की, और जिसने इसे बाहर निकाल दिया वो निखर गया और जिसने इसे नहीं निकाला वो बिखर गया। तो अपनी कला को बिखरने ना दें, निखारने का प्रयास करें। अब चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।